हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे दो शब्दों से, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस से। तो चलिए बढ़ते हैं पहले शब्द के मतलब को जानने में, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस। A chemical reaction is a process that leads to the transformation of one set of chemical substances to another. Chemical reaction एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है वन सेट ऑफ केमिकल्स का टू दी अनदर सेट ऑफ केमिकल्स सब्सटेंसेस में। अब हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्लासिकली केमिकल रिएक्शंस encompass changes that involve the positions of electrons in the forming and breaking of chemical bonds between atoms with no change to the nuclei and can often be described by a chemical equation. अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो केमिकल रिएक्शन बस चेंज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और न्यूक्लियाई सेम रहता है, यानी कि जो केमिकल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन्स में चेंजेस हो जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस में चेंज हो जाता है। इसको हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं और न्यूक्लियाई जो है वो सेम रहेगा। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है, जैसे कि हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस आर एवरीवेयर। केमिकल रिएक्शंस जो है हर जगह पर आपको मिल सकती है। देखने में आप देखें और ढूंढें कि केमिकल रिएक्शंस आपके चारों तरफ कहाँ कहाँ मिल सकती है। यहाँ पे मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। जैसे कुकिंग के वक्त ये जो काम हो रहा है इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, और एस्पिरेशन जिसके अंदर ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एक प्रोसेस है, जिसको हम और डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। बट ये चैप्टर हमें ये बताता है कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। ये डिटेल में आप और डिटेल में कहीं और विकिपीडिया पे या और बुक से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस के जो हमारे चारों तरफ मिलेंगे। केमिकल रिएक्शंस के कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शंस आर एवरीवेयर। इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो आयरन है, यहाँ आप जंजीर देख रहे हैं आप यहाँ पर, इस पे रस्ट लग गई है ड्यू टू मॉइस्चर, जिसे हम कहते हैं मॉइस्चर और प्लस ऑक्सीजन जब मिल जाएगी आयरन को, वहाँ पे रस्ट लग जाती है। रस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम आगे और जगहों पर भी पढ़ेंगे। रस्टिंग का क्या मतलब होता है और रस्टिंग जो है वो क्यों होती है। जैसा कि आप पहले से ही ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि रस्टिंग क्यों होती है, क्या वजह है, लेकिन हम यहाँ पर एक्चुअली आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि रस्टिंग है उसमें क्या चेंजेस होते हैं किसी कंपाउंड के अंदर। तो अब नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जैसे कि आपने सुना होगा लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है, जिससे जो दूध है, मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाता है टू द चेंज इन द फॉर्म ऑफ कर्ड। और भाई नेक्स्ट टॉपिक आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि इंडिकेशंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शंस हुई भी हैं कि नहीं हुई। जैसे चेंज इन कलर में चेंज आ जाए तो हम कहेंगे, एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि लीव्स के जो रंग कलर है वो चेंज हो गया है, तो ये चेंज इन कलर है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। अब दूसरा इंडिकेशन क्या है भाई, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अब भाई इवोल्यूशन ऑफ अ गैस भी हो सकती है, मतलब होता है कि एक गैस भी निकल सकती है और एक से ज़्यादा गैसेस भी निकल सकती हैं। तो वहाँ पर लेकिन मेन इंडिकेशंस तो हमें ये आइडेंटिफाई यहाँ से पता चलता है कि अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस है तो वहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आगे इंडिकेशन से चेंज इन टेम्परेचर, यानी
कि अगर टेम्परेचर में अगर चेंज इन टेम्परेचर में अगर चेंज होता है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसा हो रहा हो, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो, तो केमिकल रिएक्शन कन्फर्मली वहाँ पर होगी, लेकिन ये इंडिकेशन है कि मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर इस केस में जब चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो तो वो केमिकल रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है भाई, कि जैसे आप यहाँ पर एक लिक्विड देख रहे हैं, यहाँ दूसरा लिक्विड देख रहे हैं, अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो यहाँ पर जो तीसरा लिक्विड बना है ये वाला, यहाँ पर एक गाढ़ा जो है वो इसके ग्राउंड पर बैठ जाएगा, वो गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल पाउडर टाइप हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा धक्का सा जम जाएगा लिक्विड का, तो हम उसे प्रेसिपिटेट बोलेंगे कि ये यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया प्रेसिपिटेट का, और ये एक इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं जो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक representation of a chemical reaction in the form of symbols and formula। केमिकल इक्वेशन क्या है भाई? केमिकल इक्वेशन जो है बस एक रिप्रेजेंट करने का एक टूल मैं कह सकता हूँ कि केमिकल इक्वेशन जो है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अब वो केमिकल सिंबल कौन कौन से होंगे हम आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से सिंबल्स हैं जिससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पर टेक प्लेस हुई है। ठीक है भाई, केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स की फॉर्म में या किसी फॉर्मूले के फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि मैग्नीशियम जो है वो एक हमारे पास एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, और ये जो बना है वो क्या है? बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक कंपाउंड है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल इक्वेशन जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। अब इसको हम इसके सिंबल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन को O2, और फिर उसके बाद MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO लिख सकते हैं। ठीक है, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। तो ये वाला जो हिस्सा है, इधर लेफ़्ट वाला हिस्सा, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड, तो जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है इसे हम बोलेंगे कि ये रिएक्टेंट का पार्ट है। तो केमिकल इक्वेशन में दो चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ होती है रिएक्टेंट और दूसरी चीज़ होती है प्रोडक्ट। तो जो भी केमिकल रिएक्शन होने से पहले केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, उन सारे सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट का पार्ट बोलते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंसेस बने होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट का पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये केमिकल रिएक्शन अभी हुई नहीं है, तो वहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम रिएक्टेंट कहेंगे। और अब जो राइट हैंड साइड आपको दिखाई दे रही है, ठीक है भाई, राइट हैंड साइड मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं थोड़ा इसे मिटा देता हूँ। तो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये है भाई हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, और ये जो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये है रिएक्टेंट। आप समझ रहे होंगे, मैं लिख के भी दिखा रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन होने से पहले अंडरगो गए हैं, केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो लगाए गए हैं वहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं एग्जांपल में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो वो रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। द न्यू सब्सटेंसेस, और जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलाने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बना है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसे कहेंगे द न्यू सब्सटेंसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शंस इन द प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट का पार्ट होगा। तो अब मैं थोड़ा सिंपल ही बोल देता हूँ कि सिंपल भाषा में, कि दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है रिएक्टेंट का पार्ट, यहाँ मैं R से इंडिकेट कर रहा हूँ, और दूसरा होता है प्रोडक्ट का पार्ट जिसमें P से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो केमिकल इक्वेशन में ये दोनों चीज़ें बैलेंस भी होनी चाहिए। तो
हम यहाँ पर बैलेंसिंग के बारे में आगे बात करेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन क्या होती है, लेकिन ये जो हिस्सा है लेफ़्ट हैंड साइड वाला वो रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड वाला जो है वो प्रोडक्ट है। ठीक, अब नेक्स्ट है कि वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन जैसे कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ ये जो लिखा हुआ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये जो है इसे हम वर्ड इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स का यूज़ किया गया है। लेकिन मैग्नीशियम लिखने की बजाय अगर Mg लिख दें, यानी कि उसका कोई एक सिंबल लिख दें, तो वो सिंबॉलिक इक्वेशन बन जाएगी, सिंबल वाली इक्वेशन। लेकिन ये जो अभी पिछली हमने इक्वेशन बनाई है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो है वर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमने प्रॉपरली पूरा लिखा है। ठीक है, ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। तो ये जो वर्ड इक्वेशन है पिछले जो आपने देखा है कि ये शो करती है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हुआ है थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। तो बीच में एक एरो भी लगाया गया है, आप देख सकते हैं कि बीच में एक एरो भी लगाया है, यहाँ पे एरो लगता है, ये जो इक्वल टू का साइन है यहाँ पर एरो लगता है। उस एरो से पता चलता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पर ऐसे एरो लगेगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS विद ए प्लस साइन बिटवीन देम, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को सिंपली कंबाइन करना है तो उसे हम कंबाइन करने को हम प्लस बोलते हैं। माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट नहीं करना, वहाँ पर कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पर सब मिला रहे हैं हम, तो वो जो है प्लस से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि सबको हम मिला रहे हैं। तो हर एक एलिमेंट का नाम लिखेंगे और फिर प्लस का साइन लिखेंगे, तो वो जो है लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसे हम रिएक्टेंट का पार्ट बोलेंगे। तो दो पार्ट होते हैं केमिकल इक्वेशन में, पहले भी आपको हम बता चुके हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, जो प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये मिसकंसेप्शन बहुत सारे बच्चे बना लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो है बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे और राइट हैंड साइड में एक प्रोडक्ट बनेगा, एक ही बनेगा। ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि लेफ़्ट हैंड साइड में दो एलिमेंट्स हैं तो राइट हैंड साइड में भी दो एलिमेंट्स ही हों, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड में दो एलिमेंट्स को मिला के इक्वेशन बनाई जा रही है, रिएक्टेंट्स में 2-3 एलिमेंट्स उठाकर या कंपाउंड्स को, तो राइट हैंड साइड में भी उतने ही हों। ऐसा ज़रूरी नहीं कि राइट हैंड साइड में एक जाकर एक रिज़ल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे मैथ्स में होता है ना, पूरा सवाल सॉल्व करने के बाद एक रिज़ल्ट आता है, तो ऐसा इसमें नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे प्लस साइन लगा के कि प्रोडक्ट में ऐसा ऐसा बना है। द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, जो एरो हेड है, यानी कि ये एरो हेड बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है ये वाला हिस्सा, ये जो टिप है ये है एरो हेड, और ये एरो हेड जो है वो पॉइंट करती है प्रोडक्ट की तरफ एंड शोज़ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस। तो और जो ये क्या शो करती है, प्रोडक्ट की तरफ शो करती है और बताती है कि रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन अब कैसी इक्वेशन है भाई? स्केलेटल इक्वेशन बस लिखा हुआ है, स्केलेटल इक्वेशन आर दोज इक्वेशन विच शोज़ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सो फॉर्म विदाउट बैलेंसिंग, यानी कि जो बन रहा है उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करके लिख देना है। इससे कोई मतलब नहीं कि लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है और राइट हैंड साइड में क्या है, यानी कि रिएक्शंस तो पूरी तरीके से कंप्लीट होगी, सही होगी, लेकिन जो बैलेंसिंग है इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना, वो इसका मतलब नहीं है कि भाई बैलेंस हो या ना हो, जो रिज़ल्ट था मैंने उठाकर लिख दिया यहाँ पर। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि Mg है और O2 है। Mg का एक मॉलिक्यूल, O2 के 2 मॉलिक्यूल और फाइनली प्रोडक्ट में MgO। तो यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में तो ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, और राइट हैंड साइड में
जो ऑक्सीजन है उसके 2 मॉलिक्यूल नहीं हैं, तो ये बैलेंस भी नहीं है। और बैलेंस नहीं है तो भाई इसे हम बोलेंगे कि ये स्केलेटल इक्वेशन है, जो भाई इससे कोई मतलब नहीं होता। विदाउट बैलेंसिंग ऐसे लिख दो तो उसे हम बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। जैसे H हाइड्रोजन, O तो H2O बनता है, तो यहाँ पर भी बैलेंसिंग नहीं है। आप सोचिए कि कैसे बैलेंस नहीं है ये इक्वेशन। आप सोचेंगे तो पता चलेगा। आगे हम बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे भी कि बैलेंसिंग ऑफ ए इक्वेशन, तो वहाँ पर अगर आपको ये समझ में ना आए तो हम वहाँ पर क्लियर करेंगे कि बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा समझने के लिए कि बैलेंसिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू द बोथ द साइड्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी इक्वल फॉर द बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन। ओके, तो अब बैलेंस्ड इक्वेशन, हम अब बैलेंस्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर धीरे धीरे का ये भी जानेंगे कि बैलेंसिंग करना भी सीखेंगे कि कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस कैसे करें। तो बैलेंस्ड इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस्ड सो दैट इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये एक कह सकते हैं कि एक आंसर भी होगा उन लोगों का जो ये सवाल पूछते हैं। आप अपने स्कूल में जाएंगे, टीचर ये पूछेंगे कि ज़रूरत ही क्या है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की। तो उनके क्वेश्चन का ये सवाल का जवाब ये होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना ज़रूरी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ, अब भाई देखो, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ द डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स साइड is equal to that of the product side। यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं रिएक्टेंट साइड में और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट साइड में, वो दोनों इक्वल होने चाहिए। ये एक डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तब मैं कहूँगा कि इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू बैलेंस ए इक्वेशन। हमने अभी तक पढ़ा कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, जिसमें हमने जाना कि एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू द बोथ द साइड्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए दोनों तरफ। अब हम देखेंगे कि अगर कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो फिर क्या करें, तो हम उसे बैलेंस करेंगे और हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए उस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, मैं हिंट दे रहा हूँ, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, उनको कैलकुलेशन को करेक्टली करने के लिए और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और आप 9th क्लास की वीडियोस देखकर पता कर सकते हैं कि पूरी तरीके से पूरी डिटेल आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू बैलेंस अ इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस ए इक्वेशन, तो सिंपल है, दिस इज द रिएक्शन बिटवीन मीथेन CH4 है एंड ऑक्सीजन O2 प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर। तो ये एक इक्वेशन है भाई जो आप देख रहे हैं सामने। CH4 है जिसे हम मीथेन बोलते हैं, O2 जिसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं। ये जो पार्ट है मीथेन और ऑक्सीजन, बताइए, सोचिए, वीडियो पॉज करके बताइए कि ये केमिकल इक्वेशन का कौन सा हिस्सा है। ऑप्शन दूं? ऑप्शन है कि क्या ये रिएक्टेंट का हिस्सा है या प्रोडक्ट का हिस्सा है। ठीक है, तो आपने सोच लिया होगा मेरे हिसाब से। तो मैं आपको जवाब बताता हूँ कि ये जो CH4 और प्लस O2 है, ये आपके रिएक्टेंट का हिस्सा है, केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट का हिस्सा है। और जो ये जो तीर है, आपको जो एरो दिखाई दे रहा है,
जैसे कि एरो के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एरो जिस तरफ पॉइंट आउट करता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और क्या करता है एरो? एरो ये भी शो करता है कि केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। तो भाई ये CH4 था और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिला दिया तो भाई CO2 बना और H2O वाटर मिला। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो C है, जिसे हम बोलेंगे कार्बन, उसका एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। हाइड्रोजन H, उसमें 4 हैं और ऑक्सीजन O, उसमें 2 ही हैं। तो ये तो बात है भाई रिएक्टेंट की। यह है रिएक्टेंट की कहानी। एक रिएक्टेंट के पूरे चार्ट के हिसाब से डिटेल है कि कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने हैं। लेकिन यहाँ पर हैं प्रोडक्ट, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3। क्या नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो हैं मॉलिक्यूल्स वो दोनों में बराबर हैं क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या इक्वल हैं? देखिए बताइए भैया, ये तो नहीं है इक्वल, तो हमें इक्वल करना होगा और इक्वल करने को ही बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब वो इक्वल कैसे करेंगे? देखिए, द रिएक्शन shown is a combustion reaction. A compound reacts with oxygen and produces carbon dioxide and water. तो ये एक थ्योरी है कि भाई जब कंबशन रिएक्शन होती है, ये एक थ्योरी है कि जब कंबशन रिएक्शन होती है तो कुछ इस तरीके से होता है। कंपाउंड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनाता है। द टेक्निक इज़ टू बैलेंस द कार्बन एटम्स फर्स्ट। तो मेरी टेक्निक ये है कि कार्बन एटम्स को सबसे पहले बैलेंस करना होगा, फिर हाइड्रोजन को और फिर देन ऑक्सीजन एटम्स। तो कैसे करना होगा वो हम देखेंगे आगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कार्बन एटम्स जो हैं इस रिएक्शन में, जो आपको सामने दिखाई दे रही है रिएक्शन, इसमें कार्बन एटम्स जो हैं वो तो ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं। रिएक्टेंट में भी भाई रिएक्टेंट वाले हिस्से में भी एक ही कार्बन एटम है और प्रोडक्ट वाले हिस्से में भी एक ही कार्बन एटम है, तो वो बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन की बात की जाए तो वहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लिख देंगे। H2 के आगे 2 लिख दिया है, देखो आप देख रहे हैं H2 के आगे 2 लिख दिया है। तो इससे क्या हुआ, ये 2 हाइड्रोजन तो पहले से थे और 2 मल्टीप्लाई भी हो गए, तो ये कितने हो, 2 दूनी 4। तो अब देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 4 हो गए। तो ये जैसे कि मैं थ्योरी में पढ़ देता हूँ। इन दिस केस द कार्बन एटम्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, सो नाउ वी लुक एट हाइड्रोजन एटम्स। देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स ऑन द रिएक्टेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, रिएक्टेंट साइड एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। और 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं भाई प्रोडक्ट की साइड। 2 बैलेंस हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वी पुट अ कोफिशिएंट ऑफ 2 इन फ्रंट ऑफ H2O। H2O के आगे 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो 4 हो जाएंगे। तो ये 4 और 4 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इससे हाइड्रोजन के एटम्स भी बैलेंस्ड हो जाएंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में। लेकिन एक और चीज़ बची है, वो है ऑक्सीजन। जहाँ पे रिएक्टेंट में तो ऑक्सीजन भाई 2 ही है और प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन है वो क्या है, बताओ। बताइए। प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 2 ही हो गई है, मिसप्रिंट हो गया ये कि प्रोडक्ट में भी 2 ही हो गए। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल था और ये जो 2 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 एकम 2, तो ऑक्सीजन की भी 2 मॉलिक्यूल हो गए। तो ये केमिकल इक्वेशन अब बैलेंस्ड हो गई है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स वो इक्वल हो गए हैं इन द बोथ द साइड्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में। तो भाई नेक्स्ट बात आती है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिज़िकल स्टेट्स। तो भाई ये क्या है फिज़िकल स्टेट्स, इससे क्या मतलब, क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो भी एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके हाल चाल क्या है।
यानी कि उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है। अब ये फ़िज़िकल स्टेट क्या होती है भाई, जैसा कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि फ़िज़िकल स्टेट 3 तरीके की होती हैं, एक्चुअली 4 तरीके की होती हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस और एक्वास। तो इन्हीं फ़िज़िकल स्टेट्स की बात हो रही है कि जितने भी एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन एलिमेंट्स की फ़िज़िकल स्टेट्स क्या हैं, तो उनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कोई एलिमेंट लिखो और उसके आगे ब्रैकेट में जो फिज़िकल स्टेट है उसकी वो रिप्रेजेंट कर दो, तो इससे क्या होगा, जो हमारी इक्वेशन है वो मोर इन्फॉर्मेटिव बन जाएगी। यानी कि वो केमिकल इक्वेशन ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देगी कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टेट क्या है, फिज़िकल स्टेट क्या है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम केमिकल रिएक्शन इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। जो बीच में एरो है ना, एरो, उसके ऊपर लिख सकते हैं भाई कि कितने टेम्परेचर पे या हीट उसको ज़रूरत है नहीं है, या उसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या हीट उसमें इवॉल्व हो रही है, या उस रिएक्शन को होने के लिए हीट की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फिज़िकल स्टेट्स हैं। और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव इंडिकेशंस होते हैं केमिकल इक्वेशन में, जिससे हमें केमिकल इक्वेशन और इंफॉर्मेटिव बन जाती है और हमें पता चलता है कि केमिकल इक्वेशन कि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं उन सिंबल से। जैसे कि आप देख रहे हैं, द फिज़िकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन अलोंग विद देयर केमिकल फार्मूला। यानी कि जो केमिकल फार्मूला है, जैसे मीथेन था CH4, तो उसके आगे ब्रैकेट लगाकर हम उसकी फ़िज़िकल स्टेट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते थे कि वो गैस है, लिक्विड है, एक्वास है, सॉलिड है। द गैसेस, लिक्विड, एक्वास, सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशंस। जैसे कि आप गैस को रिप्रेजेंट करना चाहें तो G लिखेंगे ब्रैकेट में, लिक्विड को रिप्रेजेंट करना चाहें तो L लिखेंगे, और एक्वास को रिप्रेजेंट करना चाहें तो AQ लिखेंगे भाई, AQ लिखेंगे, और अगर आप सॉलिड को रिप्रेजेंट करना चाहें तो S लिखेंगे। तो ये है भाई रिप्रेजेंटेशन सिर्फ। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, जैसे मैंने कहा टेम्परेचर की जो केमिकल इक्वेशन है वो कितने टेम्परेचर पे अकर हो रही है, प्रेशर कितना लग रहा है, किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो उन सारी चीज़ों को इंडिकेट कर सकते हैं। और ये क्यों की जाती, हम क्यों करें भाई, इसको सवाल आएगा कि हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं। तो जो केमिकल इक्वेशन है वो मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, एक्सेट्रा। ये सारे आर इंडिकेटेड और इंडिकेशंस हैं अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। और वो ये जो है कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, कोई कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, तो वो कहाँ पर आप लगाओगे। तो जो बीच में केमिकल रिएक्शन की जो एरो होता है ना, उसके ऊपर या नीचे ऐसे लिखकर आप उसे इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, कंडीशंस बताएंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके कंडीशंस में वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब नेक्स्ट है भाई एग्ज़ाम्पल। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि इसमें जो C2H4 जो है इथाइलिन, तो ये आपको G दिखाई दे रहा है। G से पता चलता है कि जो इथाइलिन है वो गैस की फॉर्म में है। हाइड्रोजन H2, वो जो G है, G ये जो छोटा वाला G है ब्रैकेट के अंदर, ऐसे G लगाएंगे सिम्बॉलिकली, तो पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन की क्या कंडीशन है, वो गैस की कंडीशन में। तो ये हो गई C2H4, ऑक्सीजन, इथाइलिन और हाइड्रोजन मिल जाएँ। और ये है, इससे पता चलता है कि टेम्परेचर 250 डिग्री से 300 डिग्री, देखो एरो के नीचे लिख रखा है। और ये कैटलिस्ट बता दिया है, ठीक है भाई, निकल कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। और फिर इथेन बन रहा है प्रोडक्ट में। तो ये तो हो गया रिएक्टेंट का पार्ट, ये हो गया प्रोडक्ट का पार्ट, ये हो गई कंडीशंस, ये हो गया सिंबल जिससे पता चल रहा है जी। और ये जी जो बन रहा है जी, इससे पता चल रहा है कि जो एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन में, उनकी फ़िज़िकल स्टेट्स क्या हैं, केमिकल इक्वेशन की कंडीशंस क्या हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है वो गैसेस की फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में। एट टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस पर केमिकल रिएक्शन हो रही है ये वाली।
और जो बन रहा है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, जो कि गैस की फॉर्म में ही प्रोडक्ट में भी बन रहा है। नेक्स्ट है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप भाई यहाँ ब्रैकेट में देख सकते हैं और मुझे बताइए, ये सारी चीज़ें मुझे बताइए कि ये कौन कौन सी फॉर्म में है। खुद ही अपने मन में बोलिए, वीडियो को पॉज करके आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा एलिमेंट की क्या फिज़िकल स्टेट है और कौन सी केमिकल रिएक्शन किस कंडीशंस पर अकर हो रही है। अब भाई ये कंडीशंस पर ही केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जी हाँ, केमिकल रिएक्शंस उन्हीं कंडीशन रिएक्शन पर ही परफॉर्म कर सकती हैं, कंडीशंस पर ही परफॉर्म कर सकती हैं जो कंडीशंस वहाँ पर लिखी हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर कंडीशंस पर किसी एक टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, वहाँ पर आकर वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होंगी। अदरवाइज़ नॉर्मल टेम्परेचर पर वो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म नहीं होंगी। तो ये आप आइडेंटिफाई कीजिए और बताइए कि कौन से एलिमेंट की क्या फिज़िकल स्टेट है और कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो दोस्तों, भाइयों और मेरे स्टूडेंट्स या मेरे जो कलीग हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो आप इसे पसंद कर सकते हैं, लाइक थंबनेल जो होता है थंब दबाकर। और आपको लगता है कि इस वीडियो से अपने किसी और की भी मदद हो सकती है तो उसको शेयर कर सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।